डायमेंशन एनालिसिस के अंदर मास को जो हमने दिया है रिप्रेजेंटेशन वो दिया है m से m से, और लेंथ को जो हमने रिप्रेजेंट किया है वो दिया है l से, और टाइम को जो रिप्रेजेंट किया है हमने वो दिया है t से। तो डायमेंशन एनालिसिस के अंदर मास m लिखा जाता है, लेंथ को l से लिखा जाता है, और टाइम को t से लिखा जाता है, क्योंकि ये बेसिक। हाँ बेटा, सर आपने से एंगुलर ब्रैकेट में जो लगाया है, हाँ ये एक्चुअल में जब तक आप ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तब तक ये डायमेंशन नहीं बनेगी। खाली सिंबल तो बन जाएगा m, लेकिन जब इसको आप डायमेंशनल फॉर्म में लिखते हैं तो ब्रैकेट लगाना जरूरी होता है। ये रूल होता है कि बिना ब्रैकेट के डायमेंशनल फॉर्म नहीं कहलाती है। फिर इसको एक तरीका और होता है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और जब इसका आप डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना चाहें तो देखो मास के अंदर लेंथ और टाइम नहीं आता है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं मास की पावर 1, लेंथ की पावर 0 और टाइम की पावर 0। 0 का मतलब क्यों? क्योंकि मास में लेंथ शामिल नहीं है और टाइम भी शामिल नहीं है, तो लेंथ 0 t 0। अच्छा, अब इसको कैसे लिखेंगे दिव्य? इसमें मास 0, लेंथ 1 और टाइम 0। अब इसी को तुम बता सकते हो आराम से। कौन बताएगा? सर मैं बताऊं? हाँ बताओ बेटा। m0 l0 t1। T1। तो ये इसके डायमेंशनल फॉर्मूले कहलाते हैं, मास लेंथ एंड टाइम के। ऐसे ही आप करंट का भी बना सकते हैं, ऐसे ही आप टेम्परेचर का भी लिख सकते हैं। करंट का A होता है, टेम्परेचर का K होता है, लेकिन अभी आपको 11th में इन्हीं की जरूरत पड़ेगी, इसलिए अभी इन्हीं तक समझो जरा। मास लेंथ टाइम। हाँ बेटा। सर अगर जब हम उसका लिखेंगे, आपने कहा था करंट वगैरह का, तो उसमें m भी लिखेंगे, l भी लिखेंगे, t भी लिखेंगे। हाँ बिल्कुल, करंट के फॉर्मूले में अगर A आता है, अब आप जैसे मैग्नेटिक फील्ड का निकाल रहे हैं डायमेंशनल फॉर्मूला, तो MLT भी आएगा उसमें, समझे? MLT भी आएगा। लेकिन हाँ बिल्कुल, अगर खाली करंट का लिख रहे हैं तो m0 l0 t0 हो जाएगा, A1 हो जाएगा। एम्पियर होता है करंट का, एम्पियर, तो A लिखते हैं उसको। तो ये समझ में आया आपके मास लेंथ एंड टाइम। अब जितनी भी ड्राइव्ड यूनिट्स होती हैं बच्चों, जितनी भी ड्राइव्ड यूनिट्स होती हैं, उन सारी ड्राइव्ड यूनिट्स को आप कन्वर्ट करते हैं MLT में। ये नोट कर लेना, सारी ड्राइव्ड यूनिट्स को आप MLT में कन्वर्ट करते हैं, और फिर उसका यूज देखते हैं डायमेंशन एनालिसिस का। जो भी ड्राइव्ड यूनिट्स हैं उनकी हम डायमेंशंस निकालते हैं। डायमेंशंस ऑफ ड्राइव्ड यूनिट्स, या डायमेंशनल फॉर्मूले भी कह सकते हैं, डायमेंशंस भी कह सकते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूले भी कह सकते हैं। सबसे बेसिक, सबसे आसान, जैसे स्पीड होती है, स्पीड, तो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अब आप ये बताओ, डिस्टेंस को कृष्णा किस में मेजर करते हैं? आपको पता है डिस्टेंस इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मीटर, यानी डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर होती है डिस्टेंस की यूनिट। तो जितने भी डिस्टेंस होंगी, है ना, जितनी भी डिस्टेंस होंगी, जितनी भी लेंथ होंगी, उन सब की यूनिट मीटर होगी। तो डिस्टेंस की यूनिट मीटर, बिकॉज इट इज लेंथ। तो लेंथ होती है तो L लिखेंगे, डिस्टेंस इज ए लेंथ, और टाइम तो T होता ही, अभी पढ़ाया था। अब जब ये T नीचे से ऊपर जाएगा तो T की पावर क्या बनेगी बताओ? बोलो क्या आएगी? LT माइनस 1, LT माइनस 1। और दूसरे तरीके से इसको कैसे लिख सकते हैं बताओ? M तो आ नहीं रहा इसमें, M0 L1 T माइनस 1। अब इस तरह लिखने का ही प्रोसेस डायमेंशन एनालिसिस कहलाता है, और हम फिर इनके डायमेंशनल फॉर्मूले बनाते हैं। ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कहलाता है, डायमेंशनल फॉर्मूला। अब इसमें मानसी डायमेंशंस क्या हैं? व्हाट आर द डायमेंशंस? कैसे बोलेंगे इसको? देखो, स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला ये है, तो आप ऐसे समझाएंगे कि स्पीड की डायमेंशंस, मास में 0, मास में 0, लेंथ में 1
और टाइम में v1 -1, सॉरी। आप कैसे समझाएंगे कि स्पीड की डायमेंशंस मास में 0, लेंथ में 1 और टाइम में -1, तो ये इसकी डायमेंशंस कहलाती है और ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कहता है। हाँ, सर ये डायमेंशन क्या होती है? अभी तो सुना नहीं तूने मैंने जो बताया, ये दोबारा सुन ले। ये इसका फॉर्मूला कहलाता है, डायमेंशनल फॉर्मूला। अब इस डायमेंशनल फॉर्मूले में डायमेंशंस क्या होती हैं, व्हाट आर डायमेंशंस, है ना। डायमेंशंस क्या होती हैं, अब सुनना, दोबारा बता रहा हूं। डायमेंशंस होती हैं मास, लेंथ, टाइम की पावर। किसी भी फिजिकल फॉर्मूले में मास कितनी बार, मास यानी मास कितनी बार शामिल है, लेंथ कितनी बार शामिल है, टाइम कितनी बार शामिल है, उनकी जो पावर्स होती हैं वो डायमेंशंस कहलाती हैं। जैसे स्पीड में मास 0 है, लेंथ 1 है और टाइम -1 है। समझ में कुछ आया मैंने क्या कहा? स्पीड के अंदर मास 0 है, लेंथ 1 है और टाइम -1 है। तो अब स्पीड की डायमेंशंस क्या होंगी, तो कौन बताएगा स्पीड की डायमेंशंस क्या होंगी? अब तो बोल दो, बोलो जल्दी से, स्पीड की डायमेंशंस बोलो। 0, 1, -1, और आप आगे लिख भी सकते हैं, मास में 0, लेंथ में 1 और टाइम में -1। तो ये जो पावर होती हैं MLT की, इनको हम डायमेंशंस कहते हैं। कि डायमेंशनल एनालिसिस के अंदर, इन डायमेंशनल एनालिसिस मास को m लिखा जाता है, लेंथ को l लिखा जाता है और टाइम को t लिखा जाता है। ये फंडामेंटल यूनिट्स हैं इनको। अब जितनी भी डिराइव्ड यूनिट्स हैं, उन सारी ड्राइव्ड यूनिट्स को आप MLT की फॉर्म में लिखते हैं और ये प्रोसेस ही डायमेंशनल एनालिसिस कहलाता है। और इसमें डायमेंशंस क्या होती हैं? डायमेंशंस होती हैं MLT की जो पावर आ रही है ड्राइव्ड यूनिट में। किसी भी ड्राइव्ड यूनिट में मास की, लेंथ की और टाइम की जो पावर्स होती हैं, उन पावर को हम उसकी डायमेंशंस कहते हैं। जैसे कल मैंने आपको पहले स्पीड के लिए बताया था, जैसे आज देखते हैं एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सीलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब स्पीड एंड वेलोसिटी सिर्फ किसका अंतर होता है? डायरेक्शन का। फॉर्मूला दोनों का सेम है, स्पीड का डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डायमेंशन दोनों की सेम आएंगी। क्या होती है? कल बताया था, क्या थी डायमेंशन स्पीड की? LT-1। देखो लास्ट में देखो, LT-1। और टाइम की डायमेंशन क्या है? T। तो जब आप इसको T को ऊपर ले जाएंगे तो एक्सीलरेशन की डायमेंशन क्या बनेगी बच्चों, बताओ? LT-2। तो एक्सीलरेशन की डायमेंशन LT-2। और आप इसको कैसे लिख सकते हैं? इसमें मास नहीं आ रहा, तो मास 0, लेंथ 1 और t की पावर -2। तो अब आप ऐसे कह सकते हो कि एक्सीलरेशन में मास की डायमेंशन 0 होती है, लेंथ की डायमेंशन 1 होती है और टाइम की डायमेंशन -2 होती है। तो ये जो पावर निकल के आती है, दीज पावर आर एक्चुअली कॉल्ड डायमेंशंस। नोट कर लो, कर लिया? चलिए आगे, अब एक एक करके बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशंस निकालते हैं। ऑल ड्राइव यूनिट्स। फोर्स, फोर्स क्या होता है? व्हाट इज फोर्स? मास इनटू एक्सीलरेशन। मास इनटू एक्सीलरेशन। मास m अभी पढ़ाया था। एक्सीलरेशन मानसी क्या बताया था अभी जो पीछे आया था? LT-2। तो फोर्स की डायमेंशन क्या बनेगी बताओ जल्दी से? MLT-2। हाँ बिल्कुल। तो आप ऐसे लिख सकते हो M1 L1
T-2। तो फोर्स की डायमेंशन मास में 1, लेंथ में भी 1 और टाइम में -2। अब आ रहा है समझ में तुम्हारे? तो बच्चों डायमेंशन एनालिसिस में डायमेंशन निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? उसका फॉर्मूला। फिजिकल क्वांटिटी का अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप इजीली डायमेंशंस निकाल सकते हैं। अगर फॉर्मूला नहीं पता तो डायमेंशन भी नहीं निकलेगी आपसे। तो एक्चुअल में 11th क्लास में जैसे जैसे आप आगे पढ़ते चले जाओगे वैसे वैसे नए नए फॉर्मूले आप सीखते जाओगे। लेकिन क्योंकि डायमेंशन सबसे पहले है तो शुरू में फॉर्मूले मैं बताऊंगा आपको और डायमेंशन आप मुझे निकाल के दिखाएंगे। बाद में आप अपने आप सीख जाएंगे। देखो किसी को कोई फॉर्मूला नहीं आता, पहले बेसिक से शुरू करते हैं जो आपने पढ़े हैं बिल्कुल। जैसे मोमेंटम, कोई जानता है मोमेंटम क्या होता है? mv मास इनटू वेलोसिटी। निकालो डायमेंशन। इंपल्स, इंपल्स होता है फोर्स इनटू टाइम। मैं फॉर्मूला लिखता जा रहा हूं, डायमेंशन आप निकालो। इंपल्स फोर्स इनटू टाइम। एरिया, एरिया आप सब जानते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ। वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। प्रेशर, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर आप जानते हैं क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मोमेंटम के नीचे क्या लिख रहा है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम। तो अब आप इन सब की निकाल के दिखाएं मुझे स्टार्टिंग से। मास इनटू वेलोसिटी। बोलो। MLT-1। बिल्कुल सही निकाला तुमने, MLT-1, क्योंकि मास की m हो गई और वेलोसिटी की LT-1। तो बिल्कुल सही, MLT-1। चलो आगे। MLT-2। किसकी? फोर्स की। सर यस। और टाइम t हो गया। फोर्स की MLT-2 और टाइम t। तो MLT-2 में t बन गया तो क्या बनेगी बताओ? t की पावर कितनी बनेगी अगर -2 यहां है और 1 पावर यहां है तो? बोलो। सर MLT-1। हाँ, तो अब आपको एक बात दिखाई दी है यहां पर कि मोमेंटम और इंपल्स दोनों की डायमेंशन सेम आ रही है। सेम आ रही है ना? देखो जरा। तो ये भी एक डायमेंशन एनालिसिस की एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन ये है कि कई सारी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन सेम हो सकती है। एग्जाम्पल तुम्हारे सामने है, इंपल्स की और मोमेंटम की डायमेंशन सेम है। तो अगर ओनली डायमेंशन दी है तो आप एग्जैक्ट फिजिकल क्वांटिटी नहीं बता सकते। तो मैं ये आपको बाद में लिखा दूंगा। एरिया की किसी ने निकाली? एरिया की कल मैंने बताया था कि जितनी भी टाइप की लेंथ है यानी जिनकी यूनिट मीटर है L2 उन सबकी डायमेंशन L होगी। समझे? सबकी L, जैसे लेंथ L, ब्रेथ L, डिस्टेंस L, डिस्प्लेसमेंट L, रेडियस L, डायामीटर L, पेरीमीटर L, समझे? डायगोनल L। जितने भी जिनकी यूनिट मीटर आएगी उन सबकी डायमेंशन L होगी। तो लेंथ की भी ब्रेथ की भी दोनों की L। तो बताओ क्या आएगा फिर एरिया की डायमेंशन? L²। बिल्कुल सही बताया तुमने बेटा। वॉल्यूम की इस हिसाब से क्या होगी? लेंथ 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 L3। यस बिल्कुल समझ में आ रहा है तुम्हारे। L की पावर 3 L3। अब आप ये बताओ प्रेशर की क्या बनी फिर इस तरीके से? MLT-2 डिवाइडेड बाई एरिया L²। तो बताओ क्या बनी प्रेशर की सॉल्व करके? सर हम बताएं? हाँ बताओ, कोई भी बताओ। सर L-1 T-2। तो ये सब किसके फॉर्मूले? डायमेंशनल फॉर्मूले आप निकाल रहे हैं, है ना? ये डायमेंशनल फॉर्मूले हैं सबके।
आप चाहे डायमेंशन को हर बार कह दो एक ही बात है। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बताओ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से क्या बनेगी इसकी वर्क की, बताओ कौन बताएगा? सर हम बताएं? हाँ बताओ। M L स्क्वायर T माइनस 2। एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ये किसकी हो गई? वर्क की। डेंसिटी की बताओ, डेंसिटी सर M L -3 बेटा। मास अपॉन वॉल्यूम होता है ना, मास अपॉन वॉल्यूम, तो एल की पावर 3 है तो ऊपर जाके -3 हो जाएगा, Yes, sir. तो एम एल -3। टॉर्क, टॉर्क आप 11th में ही पढ़ेंगे। टॉर्क का फॉर्मूला होता है R क्रॉस F, टॉर्क का फॉर्मूला R क्रॉस F होता है, तो आप इसी फॉर्मूले से निकालना है R इंटू एफ। R क्या होता है यहाँ पे? डिस्टेंस होती है, और F क्या होता है? फोर्स होता है। तो टॉर्क का निकालो, एंगुलर मोमेंटम का निकालो। एंगुलर मोमेंटम फॉर्मूला होता है इसका mvr, तो mvr से क्लियर है, मास इंटू स्पीड या वेलोसिटी इंटू लेंथ रेडियस, mvr। तो इससे निकालो एंगुलर मोमेंटम का। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, ये सारे फॉर्मूले आपको पढ़ने हैं आगे 11th में। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का निकालो। आगे सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन लेंथ। काइनेटिक एनर्जी का निकालो, काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला हाफ mv स्क्वायर। अब याद रखना हाफ कांस्टेंट है, नंबर है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी, तो मास की और स्पीड की रखोगे। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh। अब देखो इसमें g आ रहा है, g क्या है? g है आपका एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब एक्चुअल में g एक्सीलरेशन है तो एक्सीलरेशन वाली रखी जाएगी, और h हाइट है। निकालो एक एक करके सबकी। तो टॉर्क की अगर आप निकालें, ये L हो गया, और फोर्स होता है MLT-2, तो टॉर्क की आ गई ML स्क्वायर T-2। तो बेटा देखो अभी पिछले वाले में बताया था मैंने कि वर्क की भी ML स्क्वायर T-2 थी और टॉर्क की भी ML स्क्वायर T-2 है, तो वर्क की और टॉर्क की दोनों की डायमेंशन सेम निकल के आई है। एंगुलर मोमेंटम की निकाली किसी ने? ml स्क्वायर T-1, बिल्कुल सही। अब आप सीख गए इसका मतलब। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की भी निकाल ली होगी आपने, ml स्क्वायर। सरफेस टेंशन, सर फोर्स होता है MLT-2 और लेंथ होती है L, तो L से L कैंसिल, क्या आ गई इसकी? MT-2। काइनेटिक एनर्जी की बताओ क्या है? जब आप LT-1 का पावर करेंगे बेटा तो ये 2 दोनों पे जाएगा, L स्क्वायर और T-2, तो ML स्क्वायर T-2। और पोटेंशियल एनर्जी की निकाली आपने, ML स्क्वायर T-2। अब जरा बोर्ड पर देखो, 3 फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन सेम आ रही है। कौन कौन की? टॉर्क की, पोटेंशियल एनर्जी की, काइनेटिक एनर्जी की, वर्क की। तो 4 फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशन सेम है। अगर कोई तुमको खाली डायमेंशन दे दे और ये पूछे ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, तब ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि अगर 4 फिजिकल क्वांटिटी की सेम है तो आप कौन सी फिजिकल क्वांटिटी बताओगे। तो ये एक लिमिटेशन है डायमेंशन एनालिसिस की, कि कई सारी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन 2 या 2 से ज्यादा की सेम भी हो सकती है।
निकालो फ्रीक्वेंसी की, टाइम पीरियड, प्लैंक कांस्टेंट, इसको मुझे बताना पड़ेगा, प्लैंक कांस्टेंट, एंगल, एंगल की डायमेंशन निकालो, स्ट्रेन, स्ट्रेस, ये सब पढ़ना है आपको, स्ट्रेन स्ट्रेस, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, 3 तरह के होते हैं ये, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड तीसरा शियर मॉडुलस, ये सब आएगा यूनिट नंबर 7 में, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। और लास्ट निकालो, ये तो बहुत है वैसे तो, कैपिटल जी की, ये अक्सर पूछ ली जाती है, कैपिटल जी जानते होगे क्या होता है कैपिटल जी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वो होता है। तो पहले बताओ फ्रीक्वेंसी की क्या होगी और टाइम पीरियड की क्या होगी। टाइम पीरियड टी होता है, सिंपली टाइम पीरियड टी होता है, तो टाइम पीरियड की टी हो गई, और फ्रीक्वेंसी 1 टाइम पीरियड होती है, तो जब वो 1 टाइम पीरियड होती है तो फ्रीक्वेंसी की क्या बनेगी, T1, हाँ T-1, क्योंकि फ्रीक्वेंसी मेजर करी जाती है पर सेकंड में, पर सेकंड, तो यही पर सेकंड या हर्ट्ज भी कहते हैं, पता है आपको। अब प्लैंक कांस्टेंट के लिए आपने पहली बार पढ़ेंगे इसको, 12th में और डिटेल में पढ़ेंगे। प्लैंक कांस्टेंट का सिंबल H होता है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है जो हमको प्लैंक ने ही बताया था, E बराबर H न्यू, जहां पर E जो होती है बच्चों वो एनर्जी होती है, H प्लैंक कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 होती है जूल सेकेंड, और न्यू फ्रीक्वेंसी। तो अगर H की डायमेंशन निकालनी है तो H बराबर आएगा E अपॉन न्यू। अब E इज द एनर्जी, एनर्जी की डायमेंशन अभी आपने पहले निकाली थी, तो यहां पर एनर्जी की डायमेंशन रखो और फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन रखो, यू विल गेट योर आंसर। बताओ क्या आएगा, एनर्जी की बताओ क्या थी डायमेंशन, मानसी तुम बताओ। ml स्क्वायर T-2, गीतम ये एनर्जी की डायमेंशन थी, और टाइम फ्रीक्वेंसी की अभी बताइए ऊपर T-1, तो बेटा इसकी क्या आ गई बताओ जल्दी से, T- ऊपर जाके प्लस हो गया, ये कट जाएगा, तो ml स्क्वायर T-1, ये प्लैंक कांस्टेंट की होगी, इसको याद भी कर लेना, ml स्क्वायर T-1। अब एंगल पे आ जाओ, एंगल की क्या होती है, किसी को एंगल का फॉर्मूला पता है, इतने सारे बच्चे बैठे हुए हैं, किसी को एंगल का फॉर्मूला पता हो, आर्क अपॉन रेडियस। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, आर्क अपॉन रेडियस। अब आप ये बताओ आर्क क्या है, आर्क इज ए लेंथ और रेडियस इज ऑल्सो ए लेंथ, तो क्या बनेगा बोलो, L अपॉन L। तो डायमेंशन क्या बनेगी इसकी, L से L कट गया, डायमेंशन क्या बनेगी बोलो, मैं बताऊं 1 कोई डायमेंशन थोड़ी नहीं होती है, M0 L0 T0, यस बिल्कुल यही मैं सुनना चाह रहा था, इट इज कॉल्ड डायमेंशन लेस, इसको डायमेंशन लेस कहते हैं, L अपॉन L, तो L अपॉन L 1 हो जाएगा, तो वी कॉल इट डायमेंशन लेस। एंगल बराबर आर्क अपॉन रेडियस, देन L अपॉन L, एंगल बराबर आर्क अपॉन रेडियस L अपॉन L, एंड देन यू कैन राइट M0 L0 T0, और चाहो तो आप लिख सकते हो यहां पर आगे डायमेंशन लेस। तो बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी ऐसी होती है जिनकी डायमेंशन नहीं होती है। अब स्ट्रेन पे आ जाओ, स्ट्रेन क्या होती है बेटा, स्ट्रेन आप पढ़ेंगे आगे, 3 तरह की होती है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन। तो स्ट्रेन ये होती है जैसे किसी बॉडी की आपने शेप को डिफॉर्म कर दिया है ना, तो चेंज इन शेप डिवाइडेड बाय ओरिजिनल शेप, या यू कैन से चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, उसको आप स्ट्रेन कहते हैं। दोबारा समझो, मान लो आपके पास एक 100 सेंटीमीटर का वायर है, उसको आपने स्ट्रेच किया, स्ट्रेच करने पर खींचा, तो क्या वो 100 सेंटीमीटर का 200 सेंटीमीटर बन जाएगा, नहीं, वायर है तो बहुत कम खींचेगा। मान लो वो 1 मिलीमीटर खींच गया,
100 सेंटीमीटर का वायर 1 मिलीमीटर खिंच गया आगे, तो चेंज क्या है 1 मिलीमीटर, और पहले कितना था 100, तो चेंज अपॉन ओरिजिनल 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाई 100 सेंटीमीटर, यूनिट सेम कर लेना, उसको आप स्ट्रेन कहते हैं। तो इजी वे में आप लिख सकते हो कि स्ट्रेन बराबर चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। डायमेंशन। हाँ, अरे वाह, कितनी अच्छी बात कही बच्ची ने। लेंथ को चेंज करेंगे तो लेंथ है ना, लेंथ है तो एल होगा, चेंज भी, और ओरिजिनल लेंथ भी एल होगी, सो दिस विल बी m0 l0 t0। ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहलाती है। एक वॉल्यूम स्ट्रेन भी होती है, तो उसमें क्या होगा, सिंपल चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, एक ही बात है। स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस, स्ट्रेस भी इलास्टिसिटी वाले चैप्टर में पढ़ोगे। स्ट्रेस होता है रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। अब आप कहोगे रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, जब आप किसी बॉडी को की शेप को चेंज कर देते हैं, जब आप किसी बॉडी की शेप को चेंज कर देते हैं तो उसके अंदर एक फोर्स आ जाता है जो बॉडी को उसकी ओरिजिनल शेप में लाता है। इस फोर्स को आप रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। जैसे ये मार्कर है, मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया और इसकी शेप चेंज हो गई, देखो अब मैं इस पर छोड़ूंगा तो ये ओरिजिनल शेप में आ गया। तो इसके अंदर जो फोर्स डेवलप हुआ, जैसे स्प्रिंग के अंदर होता है, वही रीस्टोरिंग फोर्स कहलाता है। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया अपॉन एरिया। सो नाउ यू कैन कैलकुलेट द डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस। बोलो क्या आएगी अब फोर्स अपॉन एरिया से, जल्दी बताओ क्या आ गई, ml माइनस 1 t माइनस 2, और कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, आगे एक आप फॉर्मूला पढ़ेंगे, एक लॉ पढ़ेंगे, समझिए हुक्स लॉ, वहां से आप इसको सीखेंगे। कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। नाउ यू कैन कैलकुलेट डायमेंशन। स्ट्रेस की तुमको पता है, स्ट्रेन की पता है, बोलो क्या आएगी इसकी डायमेंशन स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन वाले फॉर्मूले से, बोलो जल्दी। ml माइनस 1 t माइनस 2 डिवाइडेड बाई m0 l0 t0, सो दिस विल बी सिंपली ml माइनस 1 t माइनस 2, यही बन जाएगी। अब जी बचा कैपिटल जी, अब जी की कैलकुलेट करते हैं। अब हम निकालते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी की। तो आपको इसमें न्यूटन का लॉ लगा दो आप। न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है, F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, बहुत फेमस लॉ है। जी की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, F r स्क्वायर अपॉन m1 m2। सिंपली फॉर्मूला क्या होगा, एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। नाउ F की डायमेंशन तुम जानते हो mlt माइनस 2, R की डायमेंशन L, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया, और दो मास आ रहे हैं तो m इंटू एम, तो सिंपली दो मास है तो एक तो कैंसिल हो गया यहां से, और एक ऊपर जाके माइनस का हो गया, तो ये आ जाएगा m माइनस 1 l क्यूब और t माइनस 2, ये आएगी डायमेंशन। ये किस बच्चे की आई है, जिसकी ये आई है वो सही है, बोलो। अब हम निकालेंगे बेटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन, वही बड़ी इंपॉर्टेंट है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो हमें एक ऐसा फॉर्मूला पता होना चाहिए जिसमें कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आ रहा है। तो एक स्टोक्स लॉ होता है, स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ आपको विस्कस फोर्स के बारे में बताता है। जैसे जैसे सॉलिड्स के अंदर फ्रिक्शन होता है ना, ऐसे ही फ्लूइड्स मतलब लिक्विड और गैसेस के अंदर भी एक अपोजिंग फोर्स लगता है जिसको विस्कस फोर्स कहते हैं। और यही प्रॉपर्टी जिसकी वजह से मोशन का अपोज होता है लिक्विड और गैसेस में, विस्कोसिटी कहलाती है। तो विस्कोसिटी को मेजर करने के लिए ही हमने कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बनाया है। तो अगली जो डायमेंशन है हमारी वो है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ऐसे समझो लिक्विड एंड गैसेस के फ्रिक्शन को विस्कोसिटी कहते हैं। लिक्विड फ्रिक्शन का दूसरा नाम दे दिया जिसको विस्कोसिटी कहा गया।
तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का सिंबल ईटा होता है, इसको ईटा कहते हैं, ईटा, एन बना के ऐसे लंबा कर देते हैं, ईटा कहते हैं। और इसकी डायमेंशन के लिए आप स्टोक्स लॉ लगाते हैं। स्टोक्स लॉ आपको विस्कस फोर्स देता है, ये भी पढ़ोगे आप, ये भी पढ़ोगे आप लिक्विड वाले चैप्टर में। स्टोक्स लॉ से ये फॉर्मूला होता है 6 पाई ईटा आर वी। अब आप ये फोर्स है, पाई डायमेंशनलेस है, कांस्टेंट है, इनकी वैल्यू रख दो, तो ईटा की डायमेंशन क्या आ जाएगी फिर, एफ अपॉन 6 पाई आर वी। नाउ व्हाट इज एफ, एम एल टी माइनस 2। अब आपको कुछ याद होती चली जाएंगी डायमेंशन। 6 पाई इज ए कांस्टेंट विच हैव नो डायमेंशन, तो आर की आ गई एल और v की एल टी माइनस 1, एल टी माइनस 1, तो m क्या आ जाएगा, एक एल कट जाएगा बेटा इससे, और डायमेंशन क्या आ जाएगी देन, बोलो क्या है, m l माइनस 1, बोलो जल्दी से, t माइनस 1। तो ये डायमेंशन किसकी है, कोफिशिएंट ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस के बेस पर हमने 4 तरह की फिजिकल क्वांटिटीज बनाई है बेटा, यह बताई गई हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। 4 टाइप्स कौन कौन सी हैं वो, एक है डायमेंशनल वेरिएबल्स, एक है डायमेंशनलेस वेरिएबल्स, डायमेंशनलेस वेरिएबल्स, एक है डायमेंशनल कांस्टेंट्स, डायमेंशनल कांस्टेंट्स, और एक है डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स। तो अब देखो 4 टाइप्स की फिजिकल क्वांटिटी कौन सी हो गई, डायमेंशनल वेरिएबल्स, डायमेंशनलेस वेरिएबल्स, डायमेंशनल कांस्टेंट्स, डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स। अब नाम से ही क्लियर है, डायमेंशनल वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं, वो फिजिकल क्वांटिटी होती हैं, दोज फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच हैव डायमेंशंस एंड डिफरेंट वैल्यूज एट डिफरेंट इंस्टेंट, अलग अलग टाइम पर जिनकी वैल्यू अलग अलग होती है। जैसे फोर्स, ऑलमोस्ट सारी इसी में आ जाती हैं। जैसे फोर्स, कभी फोर्स की वैल्यू कुछ होती है, किसी क्वेश्चन में कुछ होती है, मास सबका अलग अलग होता है, एनर्जी हर जगह अलग होती है, एटसेट्रा। ये डायमेंशनल वेरिएबल्स कहलाते हैं, ऑलमोस्ट सारी इसी में आ जाती हैं बच्चों। डायमेंशनल लेस वेरिएबल्स कौन से होते हैं, ये कुछ है अभी जो निकाली थी। तुम में से कोई बता सकता है कि डायमेंशन लेस वेरिएबल कौन सा है, आज ही निकाला था अभी, थीटा। थीटा, एंगल बोलो ना, एंगल, एंगल बोलो, थीटा क्यों, एंगल, स्ट्रेन, रिलेटिव डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी कह सकते हैं जिसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एटसेट्रा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होती है वो भी होती है रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट का होती है ना वैक्यूम मीडियम में। डायमेंशनल कांस्टेंट, डायमेंशनल कांस्टेंट कौन से होते हैं, आज मैंने तुम्हें एक ऐसा कांस्टेंट बताया जिसकी डायमेंशन भी है और वो कांस्टेंट है, बताओ कौन सा बताया, जी, स्मॉल जी, स्मॉल जी, कैपिटल जी, और बताओ कौन सा बताया, प्लैंक कांस्टेंट, यस प्लैंक्स कांस्टेंट। तो अब आपकी समझ में आ रहा होगा ये डायमेंशनल कांस्टेंट्स। अच्छा अब ये बताओ डायमेंशन लेस कांस्टेंट कौन सा बताया आज, पाई। 1 2 3 4 नंबर जो होते हैं ये डायमेंशनल कांस्टेंट होते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, लॉग की वैल्यू, ये सब डायमेंशनल कांस्टेंट होते हैं। तो आई थिंक आपकी समझ में आ गया होगा बच्चों अच्छे से। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। डायमेंशन एनालिसिस हम क्यों पढ़ रहे हैं, है ना, क्या फायदे हैं, क्या एडवांटेजेस हैं उसके। तो लिखो हेडिंग जरा, यूजेस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस।
यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। बच्चों डायमेंशन एनालिसिस के 3 यूज हैं जो आपको पढ़ने हैं। पहला है टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ ए फिजिकल फॉर्मूला, टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ ए फिजिकल फॉर्मूला। दूसरा, टू कन्वर्ट one system of units, to convert one system of units into other। और तीसरा है to derive a physical formula। तो डायमेंशन एनालिसिस के बच्चों 3 यूज आपको पढ़ने हैं, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट। इस पे क्वेश्चन जरूर आता है 11th के फर्स्ट टर्म के एग्जाम में, 100% आएगा। टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ ए फिजिकल फॉर्मूला, टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अदर, एंड टू डिराइव ए फिजिकल फॉर्मूला। फर्स्ट यूज लिखिए। फर्स्ट यूज, टू चेक द accuracy of a given physical formula। बच्चों आप बचपन से एडिशन के क्वेश्चन करते हैं ना। अब मैं तुमको अगर एक छोटा सा एडिशन का क्वेश्चन दूं तो क्या आप कर पाओगे? बोलो। ऑब्वियसली यस, कर पाओगे। एडिशन तो बचपन से पढ़ते हो, क्यों मानसी? अगर मैं तुमसे कहूं बेटा ऐड करो, क्वेश्चन ये है ऐड 5 cows प्लस 8 dogs, ऐड करके बताओ क्या आएगा? 5 cows प्लस 8 dogs। सर नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ऐड। अभी तुमने कहा नहीं हो, तुम कह रहे थे एडिशन क्वेश्चन तो हम कर लेंगे। ये क्यों नहीं ऐड हो पा रहा ये बता दो बस मुझे। सर वो काऊ यस, काऊ के साथ ऐड होंगे और डॉग के साथ ऐड होंगे, है ना। अब आप कहोगे सर कहाँ एनिमल्स में ले आए हमको, चलो बदल देते हैं क्वेश्चन। अब मैं आपसे कहता हूं 12 जूल प्लस 8 मीटर पर सेकेंड, इसको ऐड करो। तो क्या आप इसको ऐड कर सकते हो 12 जूल प्लस 8 मीटर पर सेकेंड को? बोलो। नहीं। रीजन एक एनर्जी है, एक स्पीड है। तो एनर्जी स्पीड में भाई कैसे ऐड हो जाएगी? यानी जूल जो होगा वो जूल के साथ ऐड होगा और मीटर पर सेकंड के साथ ऐड होगा। बस यही प्रिंसिपल है इसका। हम 11 तक पढ़ते हैं, एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, फॉर्मूले पढ़ते हैं, पर इस बात का कभी ध्यान नहीं देते कि ऐड किस किस को कर रहे हैं। हम तो बस फॉर्मूले पर लिखते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं। एक्चुअल में फॉर्मूले तभी वैलिड होगा, वो फॉर्मूला तभी राइट फॉर्मूला होगा, एक्यूरेट होगा, जिसमें सेम फिजिकल क्वांटिटी ऐड हो रही हो या सब्ट्रैक्ट हो रही हो। ये इसका प्रिंसिपल है और इस प्रिंसिपल को प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी कहते हैं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी मतलब क्या है कि वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव सेम यूनिट्स, है ना। तो अब इसको दूसरे तरीके से कैसे कहेंगे? वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट ओनली दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव सेम डायमेंशंस। यानी जूल में ऐड होगा, यानी जूल की डायमेंशन जो है वही दूसरी की अगर प्लस माइनस के पास हो तभी आप ऐड कर सकते हैं। यानी क्या हो गया इसका प्रिंसिपल? तो लिखो जरा, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट, इट इज बेस्ड, लिख रहे हो ना, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट। मल्टीप्लाई की बात नहीं कर रहे हैं, मल्टीप्लाई तो हो सकता है किसी का किसी से। वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट ओनली दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव सेम डायमेंशंस। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट ओनली दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव सेम डायमेंशंस। एक बात और, क्या
आप ऐसे भी नहीं लिख सकते कि 8 न्यूटन बराबर 8 किलोग्राम। ये भाई फोर्स है, ये मास है, तो फोर्स मास के बराबर नहीं हो सकता। तो अगर इधर फोर्स है तो इधर भी फोर्स होना चाहिए, इधर मास है तो इधर भी मास होना चाहिए। यानी अगर किसी फॉर्मूले में दो अलग अलग डायमेंशन बराबर हो रही हैं तो फॉर्मूला गलत होगा। ऐसे ही अगर किसी फॉर्मूले में दो अलग अलग डायमेंशंस सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, ऐड हो रही हैं, तो वो फॉर्मूला गलत होगा। समझिए? तो ये इसका प्रिंसिपल हो गया। तो ऑल्सो फुल स्टॉप के बाद लिखना, ऑल्सो फुल स्टॉप के बाद ऑल्सो द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑफ लेफ्ट हैंड साइड की हर टर्म की डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑफ लेफ्ट हैंड साइड ऑफ ए फिजिकल फॉर्मूला, डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑफ लेफ्ट हैंड साइड ऑफ ए फिजिकल फॉर्मूला must be equal to the dimension of each term of right hand side of that physical formula. The dimension of each term of left hand side of a physical formula must be equal to the dimension of each term of right hand side of that physical formula. Full stop. This principle is known as principle of होमोजीनियटी। इसको प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनियटी कहते हैं बच्चों। तो बच्चों प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनियटी के बेस पर हम चेक करते हैं एक फिजिकल फॉर्मूला, कोई भी सिंपल फॉर्मूला, सिंपल कि जिसमें LHS की और डायमेंशन की RHS की डायमेंशन सेम हो। बच्चों आप एक एक्सपेरिमेंट करेंगे 11th क्लास में, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम निकालेंगे, उससे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू निकालेंगे। तो क्वेश्चन ये आपको दे दिया, कल कोई तुम में से कह रहा था सर क्वेश्चन करा दो, तो अब आपको क्वेश्चन ही करनी है। अगले एक हफ्ते तक, पूरे 1 वीक तक क्वेश्चन ही कराऊंगा मैं अब आपको। तो क्वेश्चन ये है, द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज गिवन बाई T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G। अब क्वेश्चन ये है, चेक द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ दिस फॉर्मूला। चेक द, अभी इसको और समझाएंगे डायमेंशनल कंसिस्टेंसी क्या है। अभी तो कल लेगी तो तू चिंता क्यों कर रही है, ये तो नहीं ओपन नहीं होगा वो। डायमेंशनल कंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है कि फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। एक चीज और, हम सिर्फ यही चेक कर सकते हैं कि फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। अगर यहां पर कोई 2 पाई की जगह पर 10 पाई कर देता, 10 पाई या 20 पाई कर देता, तो वो हम चेक नहीं कर सकते थे। हम सिर्फ डायमेंशन चेक करते हैं और इसी चीज को डायमेंशनल कंसिस्टेंसी कहते हैं। यानी वी कैन चेक ओनली द डायमेंशंस, कांस्टेंट वगैरह हम नहीं देख सकते। चलिए तो चेक करो जरा, LHS की डायमेंशन निकालो और RHS की डायमेंशन निकालो, फिर पता लगेगा फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं है। पहले ये बताओ LHS में कौन है? LHS में कौन है? LHS में है टाइम, टाइम पीरियड है ना, टाइम। तो LHS की डायमेंशन क्या निकल के आई बताओ, बोलो? T। अब जरा RHS की और निकाल लो। RHS की अगर सेम आती है तो आपका फॉर्मूला ठीक है, अदरवाइज नहीं है। डायमेंशन ऑफ RHS निकालो। हाँ। बोलो गीतम। RHS 2 पाई, 2 पाई की डायमेंशन होगी नहीं, अंडर रूट L होती है लेंथ, और G क्या होता है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, LT -2। तो बच्चों LT -2 है ना, L कैंसिल हो गया और अंडर रूट में T की पावर 2 ऊपर चली गई, बराबर T। ना चेक, आप लिखेंगे द एज डायमेंशन ऑफ LHS बराबर डायमेंशन ऑफ RHS। सो फॉर्मूला इज करेक्ट, कभी मत लिखना
आपको हमेशा लिखना होगा फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। लिखो एज डायमेंशन ऑफ LHS बराबर डायमेंशन ऑफ RHS। So formula is dimensionally correct। बच्चों अगले वीडियो में आपको मैं और इससे भी टफ वाले क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा कि वो फॉर्मूले डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है।